हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत जो सांख्यिकी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है, अविश्वास उत्पन्न होने के कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। पीछे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम पूछा भी था कि सर ये जो अविश्वास उत्पन्न होता है इसके क्या और अन्य कारण भी हो सकते हैं, या जो हम डाटा प्रस्तुत किया जाता है सांख्यिकी के अंतर्गत, वो इन सांख्यिकी डाटाओं को किस प्रकार से कितना दुरुपयोग होता है, उसके तथ्यवान किसी विद्यार्थी ने पूछा था। तो आज मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूँ कि सांख्यिकी के अंतर्गत जब डाटाओं को एकत्र किया जाता है, जब डाटा एकत्र किए जाते हैं, समग्र एकत्र किए जाता है, तो उस समय कई प्रकार के गलत तथ्य के कारण लोगों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, या फिर सांख्यिकी के अंतर्गत जो तथ्य आते हैं समको का लोग गलत दुरुपयोग कर लेते हैं। उसे कुछ कारण बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आपका जो टॉपिक था पिछले वाला विश्वास के कारण वो खत्म हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि समकों का दुरुपयोग, समकों के दुरुपयोग के उदाहरण। हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी, समकों का दुरुपयोग। समकों का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके उदाहरण दिए गए हैं, कुछ उदाहरण बताए गए हैं हमारे, उन उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। आप शायद उन उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद आपको ज्ञात हो जाएगा कि समकों का किस प्रकार से कितने रूपों में कैसे कैसे दुरुपयोग होता है। आज की क्लास हो जाने के बाद फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसी प्रकार से एक विद्यार्थी ने पूछा था कमलकांत ने, साहब ऐसा होगा तो हमने उसके समस्या का समाधान भी किया था पिछले, आज फिर पुनः किया जा रहा है किसी विद्यार्थी का समाधान। सर समकों का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक था वो क्या रहेगा, समकों का दुरुपयोग। यानी समकों का दुरुपयोग किस प्रकार होता है, उसका उदाहरण कैसे कैसे बताए गए हैं। प्रमुख रूप से पहला उदाहरण जो बताया गया वह है, जैसे कई बार क्या होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी तथ्य की परिभाषा गलत दे दी जाती है, समंक गलत तरीके से एकत्र कर लिए जाते हैं, यानी चूजिंग जो होता है समंकों का इकट्ठा के करेक्शन जो किया जाता है समंकों का, वह अन्य गलत तरीके से कर दिया जाता है, जिसके कारण भी समंक सूचना क्या होती है, अस्पष्ट प्राप्त हो जाती है, या समंकों का दुरुपयोग हो जाता है। समंक का जब 2 हमने बता दिए 4, समंक का दुरुपयोग कर दिया, होना लिखना कितना चाहिए था, 2 लिखना चाहिए था, उसके कारण लोगों में अविश्वास उत्पन्न हो गया, लोगों में भ्रामक सूचनाएं फैल गई, गलत सूचनाएं आई, गलत तथ्य लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्हीं तथ्यों के बारे में बताया जाएगा कि समूह का कहां-कहां से दुरुपयोग होता है। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर अस्पष्ट एवं परिवर्तनीय परिभाषा। पहला उदाहरण नोट करना बच्चों, अस्पष्ट एवं परिवर्तनीय, अस्पष्ट एवं परिवर्तनीय परिभाषा यानी समंकों को या सांख्यिकी के तथ्यों को जब प्रस्तुत किया जाता है, आंकड़े जब प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन आंकड़ों की परिभाषाएं गलत रूप में व्यक्त कर दी जाती है। लोगों को बताया क्या जाता है तथ्यों के बारे में, समंकों के बारे में, और विद्यार्थी या वह छात्र या वह व्यक्ति उस सूचना का गलत परिभाषा समझकर उसका गलत प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। जैसे हमने तथ्य पढ़ा था निर्वचन के अंतर्गत समंकों को प्रस्तुत तो किया जाता है, बट वाई परंतु समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वे समंक किसी भी माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी उसे कैसे भी किसी भी रूप में समझ सकता है। इस प्रकार से तो अस्पष्ट परिवर्तनीय परिभाषाओं के कारण भी समंक जो होते हैं वे गलत प्राप्त हो जाते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं इसका, पहले लिख लीजिए इसमें, तथ्यों की गलत परिभाषाएं, तथ्यों की गलत परिभाषाएं या उनका आकलन गलत तरीके से करने पर भी
गलत तरीके से करने पर सूचनाएं गलत हो जाती है। सूचना क्या हो जाती है बच्चों? सूचनाएं गलत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? समंको का दुरुपयोग होता है। तथ्यों की गलत परिभाषाएं उनका आकलन गलत तरीके से करने पर सूचना में कैसे प्राप्त हो जाती है? गलत सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण तो हम ऐसे कह सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बेरोजगारी, बेरोजगारी तथ्य पढ़ाया जा रहा है, हमारा कोई तथ्य है, बिंदु, हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। अब हम बेरोजगारी किस रूप में कहेंगे, किस रूप को बेरोजगारी कहा जाता है? तो बेरोजगारी का अध्ययन करने से पहले उस व्यक्ति को, जो इसका अध्ययन कर रहा है, बेरोजगारी का अध्ययन करने से पहले उस व्यक्ति को इस शब्द की क्या आनी चाहिए? परिभाषा आनी चाहिए। जैसे हमने समंक के लिए कहा था कि किसी तथ्य को समंक पहचानने के लिए उसमें 3 प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है। यदि उसमें तीन तथ्य पाए जाते हैं तो समंक कहा जाता है। हम परिभाषा समझ गए तो हम आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। उसी प्रकार यदि बेरोजगारी की परिभाषा व्यक्ति समझ रहा है तब ही वह सही सूचनाएं व्यक्त कर सकता है, नहीं तो वह गलत सूचनाएं व्यक्त करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी को समझने के लिए, बेरोजगारी को समझने के लिए उस व्यक्ति को उस तथ्य की जानकारी या परिभाषा ज्ञात होना आवश्यक है। यानी किसी व्यक्ति को यदि बेरोजगारी के तथ्यों के बारे में, बेरोजगारी को समझने के लिए उस व्यक्ति को क्या समझना आवश्यक है? उस तथ्य की जानकारी होना आवश्यक है या उसकी परिभाषा को जानना आवश्यक है। जैसे हम ये कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे यदि किसी परिवार या समाज में एक व्यक्ति को रोजगार मिलने पर बेरोजगारी कहा जाएगा, बेरोजगार कहा जाएगा, या समाज या परिवार के किसी भी व्यक्ति को रोजगार न मिलने को बेरोजगारी कहा जाएगा, ये सब तथ्य बता दिए। हिसाब में बेरोजगारी के लिए अब दो परिभाषा है। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, यदि अपना जीवन भरण पोषण कर रहा है, पैसे कहीं से भी प्राइवेट संस्था से या सरकारी संस्था से पैसे कमा के ला रहा है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा? नहीं। यदि कोई व्यक्ति पैसे कमा लेने के बाद अपना पेट भरण कर रहा है, लालन पालन कर रहा है परिवार का, स्वयं का, समाज का, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा रहा है, वह भूखा मर रहा है, उस पर कोई भी सदस्य पैसे नहीं कमाता, उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा। वास्तविक कहने का तात्पर्य है उस व्यक्ति को वास्तविक परिभाषा ज्ञात होना आवश्यक है। जैसे यहाँ कहा गया कि बेरोजगारी को समझने के लिए उस व्यक्ति को उस तथ्य की जानकारी या परिभाषा का ज्ञात होना आवश्यक है। जैसे यदि किसी परिवार
या समाज में, यदि किसी परिवार या समाज में एक व्यक्ति को रोजगार मिलने पर बेरोजगार कहा जाएगा, सही नहीं, या समाज में किसी भी व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी कहा जाएगा। तो बेरोजगारी कब कहा जाएगा? उस तथ्यों के बारे में व्यक्ति को जानकारी होना परम आवश्यक है। जैसे आप वर्तमान उदाहरण देख सकते हो, वर्तमान में सरकार ने ये बेरोजगारी भत्ता जो लागू किया है, इस बेरोजगारी भत्ता के अंतर्गत कुछ लोग जो रोजगार पहले से प्राप्त कर रहे हैं वे भी भत्ता उठा रहे हैं, जबकि वो क्या है? बेरोजगार नहीं है। उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर काम कर रहा है, जरूर पैसे कमा के ला रहा है, लेकिन सरकार को क्या दिखाया जा रहा है कि यह व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। अब सरकार इसकी जांच नहीं कर रही है। लोगों की यदि जांच करने जाए तो यहाँ पर लगभग जो 80% व्यक्ति हैं वे आपको जो बेरोजगार, अपने आप को बेरोजगार मानते हैं, वे टोटल व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ क्या गया? समूहों का गलत उपयोग किया गया है। जो बेरोजगारी संबंध है, जिस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था, वहां पर इस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे समझ लो आप इसको। समझे आगे बात मेरी? तो ये बेरोजगारी भत्ता यानी गलत समूहों का उपयोग किया जाता है। पहला तथ्य होगा। दूसरा तथ्य हमारा तुलना का असमान आधार होना। दूसरा तथ्य क्या है बच्चों? तुलना का असमान आधार होना, यानी यदि किसी तथ्य में किन्हीं तथ्यों के मध्य में तुलना की जाए तो तुलना करने के लिए उनका जो आधार है वह एक समान होना चाहिए। उनका आधार एक होना चाहिए। हमने तुल्य समंकों के लिए तुल्यता वाला गुण पढ़ा था, उसमें बताया था कि तुलना करने के लिए एक ही वर्ग का होना आवश्यक है। यदि आप अन्य किसी दो वर्ग, अलग अलग ग्रुप के दो वर्गों में तुलना कर रहे हो तो आप वहां पर तुलना सही प्रकार से व्यक्त नहीं होगी। यदि आप अमीर व्यक्ति की तुलना गरीब व्यक्ति से करोगे तो यहाँ तो अमीर व्यक्ति पहले से अमीर था, गरीब पहले से गरीब है, तो यहाँ तुलना बराबर की हुई नहीं। यदि एक ही डिपार्टमेंट में दो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उस पद पर, उन दोनों के मध्य में आप तुलना कर सकते हो वहां पर कि कौन सा व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है, कौन सा कितना उपभोग नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक ही वर्ग के अंतर्गत तुलना की जा सकती है, अन्य वर्गों में नहीं की जाती। कुल मिला के यदि वस्तुओं के उपभोग में लिए हुए तो वस्तुओं के उपभोग के लिए कहा जाता है कि वस्तुओं के उपभोग का मापन करने के लिए, वस्तुओं के उपभोग का मापन करने के लिए व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास इकाई का होना आवश्यक है, मात्रा का होना आवश्यक है, विक्रय का होना आवश्यक है, क्रय का होना आवश्यक है, कितनी क्वांटिटी विक्रय की है उसने, उन सभी तथ्यों का होना आवश्यक है, तब जाके वैसे तुलना कर सकता है। नहीं तो ये तुलना का आधार असमान होगा तो तथ्य जो होंगे वह हमें गलत प्राप्त होंगे। तो लिख लेना कि समंकों की तुलना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि, देखिए, समंकों की तुलना करने से पूर्व यह आवश्यक, समंकी की तुलना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है उसके बारे में बताया जाएगा। यह आवश्यक है कि उस वस्तु या स्थान, उस वस्तु या स्थान से संबंधित निम्न तथ्यों का अवलोकन आवश्यक है। निम्न तथ्यों का अवलोकन आवश्यक है। आवश्यक किसमें कौन कौन से तथ्य होंगे? वे तथ्य होंगे जैसे, अब कौन से तथ्य होंगे वो लिख लो साहब यहाँ, जैसे सामग्री, तुलना करने किसका होना आवश्यक है? सामग्री का होना आवश्यक है। जैसे स्थान का होना भी आवश्यक है, सामग्री भी आवश्यक है, स्थान आवश्यक है। समय का होना भी आवश्यक है। बिना समय के आप उसकी तुलना कर ही नहीं सकते हो। यदि बिना समय के आप तुलना कर रहे हो तो आप कई बार तथ्य गलत भी हो सकते हैं।
सीधा लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। सामग्री, स्थान, समय, इकाई, कौन कौन से क्या बच्चों? सामग्री, स्थान, समय, इकाई, प्रकृति, किस प्रकार की प्रकृति का है, लाभदायक है या हानिकारक है, आदि की दृष्टि से, आदि की दृष्टि से वे सभी समय कैसे होने चाहिए? सजातीय हो, आदि की दृष्टि से सजातीय हो ना चाहिए। यदि समंक सजातीय नहीं है, यदि समंक सजातीय नहीं है तो तथ्य कैसे आएंगे? भ्रामक निकल कर आएंगे। नहीं है तो निष्कर्ष कैसे होंगे बच्चों? निष्कर्ष भ्रामक होंगे। निष्कर्ष कैसे होंगे? भ्रामक होंगे। जैसे ले सकते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या दिया जाएगा? जैसे मुझे किसी क्षेत्र के स्वस्थ लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बारे में बच्चों, स्वस्थ लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। यदि मैं तुलना करूंगा तो यहाँ किसी ग्रामीण की तुलना किसी तंबू में रहने वाले व्यक्ति या किसी पक्के मकान में रहने वाले व्यक्ति की तुलना सड़क पर रहने वाले व्यक्ति से करूंगा। यदि उनके स्वास्थ्य की तुलना करूंगा तो अधिक स्वस्थ कौन होगा? घर में रहने वाला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसे सभी बाहर की जो कीटाणु है, बीमारियां है, उन सबसे बचाव हो रहा है। अंदर रहने के बाद स्वस्थ भोजन मिल रहा है, जीवन स्वस्थ है, बीमार कम पड़ता है, बीमारियां कम निपटती है। लेकिन ये तंबू में रहने वाले, सड़क पर रहने वाले व्यक्ति तुलना करूंगा तो यहाँ क्या है? सजातीयता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति तो बाहर सर्दी में टूट रहा है बेचारा, और एक अंदर बैठा हुआ है, सभी सुख सुविधाओं के साथ अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे तुलना क्या नहीं होगी? बराबर नहीं होगी। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े होंगे तो यहाँ पर गलत निकाल दिए जाएंगे। जैसे सैनिकों की छावनी बनी हुई है, आप छावनी का अध्ययन करोगे या किसी गांव का अध्ययन करोगे? स्वस्थ अधिक कहाँ पाए जाएंगे? गांव में रहने वाले, न कि छावनी में रहने वाले। वही उदाहरण यहाँ लिख लेते छोटे से शॉर्टकट के अंतर्गत, शॉर्ट रूप में। जैसे किसी छावनी में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के अध्ययन की तुलना यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र से की जाती है तो यहाँ सजातीयता नहीं होगी। तो यहाँ आधार समान नहीं होगा। आधार क्या है? समान नहीं होगा, तुलना से नहीं की जाए। कई बार जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कई बार न्यूज चैनल वाले होते हैं, एक ही सूचना कैसी होगी? एक सूचना को दो न्यूज चैनल वाले अलग अलग रूपों में कहेंगे। जैसे कि सब तमिलनाडु के अंतर्गत बादल फटने से 50 लोगों की मौत, एक चैनल वाले तो ये कहा। किसी दूसरे चैनल वाले ने क्या कहा? उसने कहा साहब तमिलनाडु में बादल फटने से 30 लोगों की मौत। अब तथ्य क्या हो गए? एक ने कहा 50, एक ने कहा 30। घटना की जगह वही, स्थान वही, समय वही, लेकिन आंकड़े क्या आ गए? गलत आ गए। एक ने कहा 50 मर गए, एक ने कहा 30 मर गए। जबकि वास्तविक स्थिति का में कोई अंदाजा नहीं, कोई ज्ञात ही नहीं कि वास्तविक स्थिति क्या हुई, कि उस घटना के अंदर कितने लोग मारे गए। तो यहाँ भी यदि उस घटना की तुलना की जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास आधार क्या है?
असमान आधार है और असमान आधार हमें गलत सूचनाएं प्रकट करता है। तो इस प्रकार से सूचनाओं का भी क्या होता है, गलत उपयोग होता है। देखना चाहो तो एक उदाहरण और, उदाहरण नंबर 2, जैसे कैसे, तो एक सूचना, ऐसे देख लो, 2 चैनल, एक सूचना, 2 क्या हो गए हमारे चैनल वाले हो गए, इसका अलग अलग रूप, अलग अलग रूप कैसे, अलग रूप कैसे हो गया कि एक ने तो कहा, एक ने तो क्या कह दिया, एक ने तो कह दिया साहब 30 लोग मारे गए घटना में, एक ने तो कहा 30 लोग मारे गए, एक ने कहा 40 लोग मारे गए। ऐसी घटना क्या कही उन्होंने, घटना में 30 मारे गए, इसने कहा 40 मारे गए, दोनों ने तथ्य कर दिए, अलग अलग निकाल दिए। तो इस प्रकार के यदि एक ने तो कमी कर दी, एक ने वृद्धि कर दी, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पे असमान आधार हो गया। तो असमान आधार इस प्रकार से प्रस्तुत होने के कारण, असमान आधार प्रस्तुत होने के कारण यहाँ पर भी क्या होंगे, समंक गलत प्रकार के प्रस्तुत होंगे। इसलिए इस प्रकार के गलत समंक प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। यानी सूचना कैसी थी, एक चैनल कितने थे, 2 अलग अलग रूप प्रस्तुत कर दी, एक ने कहा 30 मारेगा, एक ने कहा 40 मारेंगे। आधार क्या हो गया, यहाँ चेंज हो गया, दूसरा आधार हो गया। ये हो गया 2 कि तुलना का समान आधार होना और अस्पष्ट परिवर्तनीय परिभाषा होना। इसकी सुनना, इसका 2 उदाहरण हो चुके हैं हमारे। तीसरा उदाहरण जो चलेगा उसके बारे में देखा जाएगा। नंबर 3 डाल लीजिए, इसको नंबर 3 नंबर क्या है हमारा, 3 नंबर ये कहा कि जो तुलना की जाएगी, जो समंक प्रस्तुत किए जाएंगे, कई बार क्या होता है, समंकों को त्रुटिपूर्ण रूप से, किस वजह बच्चों, उनका मापदंड को जो किया जाता है वह त्रुटिपूर्ण किया जाता है। तो तीसरा जो कारण हमारा है त्रुटिपूर्ण मापदंड। मापदंड कैसा होगा, त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण मापदंड होने के कारण भी हमें गलत सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। समंकों का क्या होने लगता है, समंकों का अत्यधिक दुरुपयोग होने लगता है। अब दुरुपयोग कैसे होगा साहब, त्रुटिपूर्ण मापदंड किस प्रकार से होगा, कैसे व्यक्त किया जाएगा, जैसे कि साहब जनगणना वाले आए, जनगणना वाले आए, साहब घर में कितने लोग रहते हैं, साहब हमने बता दिए, साहब मुझे बताइए वोट के लिए ऐसे करेगा, सूचना गलत दे दिया, 2 लोग रहते हैं साहब, जब गिराने वाले कितने हैं, 4 लोग रहते हैं, बता कितने दिया, 2। मान लो यदि कुछ खाने के आइटम देने के लिए घर पे आए हैं, कुछ लोग खाने का आइटम देने के लिए हमारे घर पे आए हैं, यदि हम सदस्य 2 हैं, क्या बोलेंगे आप लोग, साहब 4 लोग रहते हैं साहब घर में, 2 बाजार गए हैं, 2 खाने अभी, तो आप 4 पैकेट दे दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, आकलन जो किया गया वो मापदंड कैसा हो गया, त्रुटिपूर्ण हो गया। खाने वाले 2 बता दिए 4, जनगणना वाले आए थे 2 बता दिए थे 4 बता दिए 2, तो ये मापदंड कैसा होता है, त्रुटिपूर्ण मापदंड होता है। तो इसमें लिखिए जैसे ऐसे इस मापदंड में एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग समय पर सूचनाएं लेने पर वह अलग अलग सूचनाएं देता है। अब कैसे देता है, देखो जैसे, अब अलग अलग सूचना कैसे देगा वो, जैसे देगा उस उदाहरण में यहाँ लिखना, उदाहरण क्या है देख लेना। जैसे राशन कार्ड में नाम लिखवाते समय
सदस्य संख्या अधिक बताना, अधिक बताना तथा कर गणना के समय रोजगार व्यक्तियों की संख्या कम बताना। ये लो सब, तो इससे भी क्या हो गए, तथ्य हमारे क्या आ गए, गलत प्रकार के आ गए। यह कहा, यहाँ कह दिया गया कि इस मापदंड में एक ही व्यक्ति के द्वारा, किस मापदंड में बच्चों, त्रुटिपूर्ण मापदंड में एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग समय पर सूचनाएं लेने पर वह अलग अलग सूचनाएं देता है। जैसे राशन कार्ड में नाम लिखवाते समय सदस्य संख्या अधिक बताना, तो राशन कार्ड में क्या होगा, अधिक सदस्य लिखाएंगे तो अधिक अनाज मिलेगा, इसलिए हमने 4 सदस्य थे तो 6 लिखा दिए साहब। तथा कर गणना के समय रोजगार व्यक्तियों की संख्या कम बताना, जब सरकार के कर्मचारी आए कि साहब आपके यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, यदि वहां रोजगार 4 लोगों को मिल रहा है साहब, 1 लोग को रोजगार मिल रहा है साहब, 3 लोग तो बेरोजगारी हैं, तो टैक्स तो हमारे एक व्यक्ति चुकाएगा साहब, 3 व्यक्ति नहीं, जबकि 3 व्यक्ति भी कुछ न कुछ काम करते हैं, अधिक इनकम शो करते हैं, तो उस समय इनकम कम बता दी जाती है, लोगों की संख्या कम आंक दी जाती है। ये हो गया त्रुटिपूर्ण मापदंड। हो गया, कुछ पूछना है इसमें, बहुत अच्छा, लिखते रहना, नहीं लिख पाओ एक साथ तो स्क्रीनशॉट लेना। चौथा पॉइंट लिखिए कि एक पक्षीय तर्क, मैं इसको साफ कर देता हूं, देखते रहना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एक विद्यार्थी समाधान किया जा रहा है अभी, उन्हीं विद्यार्थी ने पूछा था कि साहब समूह और दुरुपयोग होता है तो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उसी बारे में बताया जा रहा है। तो उस बच्चे के पूछने आपको फायदा हो गया, तो कई बार हो सकता है कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा हो, किसी अन्य विद्यार्थी की इच्छा हो तो उसका समाधान भी हो जाता है। चतुर्थ पॉइंट देखिए हमारा कि एक पक्षीय तर्क व सांख्यिकी की अभिनति। एक पक्षीय तर्क, एक पक्षीय मतलब एक ही पक्ष में लिया गया तर्क, या सांख्यिकी अभिनति, सांख्यिकी अभिनति, एक पक्षीय तर्क प्रस्तुत कर दिया गया या फिर सांख्यिकी तकनीकी जो अभिनति है वह प्रस्तुत हो गई। यानी कई बार होता है जैसे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वह एक ही पक्ष के लिए बताया जाता है, जबकि आंकड़े जो प्रस्तुत करने चाहिए दोनों पक्षों के, यानी किसी पक्ष के बारे में बताया जाए, जैसे मैं मार्ग के बारे में बताऊंगा तो मैं इस मार्ग के फायदे भी बताऊंगा और दूसरा पक्ष के बताऊंगा इसकी हानि बताऊंगा कि साहब इससे हाथ फट जाते हैं या इसकी इंक आंखों में चले जाए तो नुकसानकारी होता है, ये हानि बता, फिर लाभ बता दूंगा साहब इससे शाम पट पर सफेद जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पर लिखने में सुविधा होती है, डस्ट नहीं उड़ती है, अध्यापक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, इसके फायदे बता दे साहब। तो यहाँ पे दोनों पक्षों दो पक्ष बता दिए, दोनों पक्ष में अभिनति होने की संभावनाएं नहीं है। तो जब समंक एकत्र किए जाते हैं, डाटा को एकत्र किया जाता है तो उस समय समंक एक पक्ष के रूप में व्यक्त किए जाते हैं जो एक त्रुटिपूर्ण मापदंड होता है, यानी यह सांख्यिकी अभिनति कहलाती है। तो इसमें के लिए तथ्य समंकों से संबंधित तथ्यों को दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में व्यक्त करना चाहिए, जैसे लाभ भी व हानि भी। खैर अब लाभ हानि कैसे, जैसे यहां एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण क्या दिया जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति की
अधिकतम आयु 70 वर्ष है, यानी जो व्यक्ति शराब पीता है वह तब कहां तक जीता है, 70 साल तक जीता है। और शराब नहीं पीने वाले व्यक्ति तथा शराब नहीं पीने वाले व्यक्ति की अधिकतम आयु 90 वर्ष है। तो यहाँ पर दो पक्षीय अर्थात यहाँ पर द्विपक्षीय तर्क है, जो क्या है, जो कि सही है। यानी जो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे वे तथ्य द्विपक्षीय होने चाहिए। दोनों पक्षों को, मैंने यहाँ बताया, लाभ भी और हानि भी हो, दोनों पक्षों को व्यक्त करता हुआ तो सही होगा। यदि एक पक्षीय तर्क दिया जा रहा है तो वो तर्क क्या होगा, आपका गलत होगा। वह आपको गलत सूचनाएं प्रेषित करेगा, जिससे समझको में गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है। योग्य एक पक्षीय तर्क या सांख्यिकी अभिनेति, तो हमेशा तथ्यों को दोनों पक्षों में प्रस्तुत करना चाहिए। अगला 5वां पॉइंट लिखिए, अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त समंक। 5वां बिंदु क्या है हमारा, अपर्याप्त या अनुपयुक्त संबंध, अनुपयुक्त समंक। कई बार ये होता है कि हम समंकों को एकत्र किया जाता है, तो एकत्र करते समय जो तथ्य हमारे लिए आवश्यक नहीं है, कई बार उन तथ्यों का आकलन भी कर लिया जाता है और उन तथ्यों को सही वाले तथ्यों में मिला दिया जाता है, जिससे भी गलत सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। जैसे हम ऐसे कैसे, मतलब चुनाव चल रहा है, अभी क्या चल रहा है बच्चों, चुनाव हो गया अभी, तो चुनाव होंगे तो नहीं, लोगों को पिछले वाले आंकड़ों के आधार पर, पिछले पंचवर्षीय आंकड़ों के आधार पर लोग का मापन करेंगे, साहब बीजेपी जीतेगी, साहब बीजेपी जीतेगी, साहब बीजेपी जीतेगी। लेकिन जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के यह भी है कि ये वोटिंग के समय भी यही कहा जाता है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो परिणाम क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, वहां जीत क्या जाती है, कांग्रेस जीत जाती है। या फिर हम इसको उल्टा कह सकते हैं, एक सब प्रारंभ के अंदर ये कहा था कांग्रेस आएगी और अंत में परिणाम क्या होता है, साहब बीजेपी जीत चुकी है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या हो गया, तो यानी अपर्याप्त समंक होने के कारण या पूर्व वाली घटनाओं के कारण हमने गलत व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिए हैं, जबकि वास्तविक व्यक्ति विजेता तो होता ही नहीं है। तो लिख लेना इसमें, अपर्याप्त समंक या भूतकाल के समंकों के आधार पर परिणाम होते कुछ हैं तथा ज्ञात और कुछ हो जाते हैं। यानी परिणाम वास्तविक रूप से देखा जाए तो अपर्याप्त समंक या भूतकाल के समंकों के आधार परिणाम होते कुछ हैं तथा ज्ञात और कुछ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चुनाव में दो पार्टी के होने पर किसी प्रथम पार्टी को उसके पूर्व कार्य के आधार पर विजेता मानना, जबकि
परिणाम आने पर द्वितीय पार्टी का विजयी बनना। तो यानी हम पूर्व वाले कार्यों के आधार पर किसी अन्य पार्टी का विजेता मान रहे थे और वास्तव जो है पार्टी विजेता थी। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अपर्याप्त समंक या भूतकाल के समंकों के आधार पर परिणाम होते कुछ हैं तथा ज्ञात और कुछ हो जाते हैं। जैसे चुनाव में दो पार्टी के होने पर किसी प्रथम पार्टी के उसके पूर्व कार्य के आधार पर विजेता मानना, जबकि परिणाम आने पर द्वितीय पार्टी का ही विजयी होना। तो यह भी अपर्याप्त या अनुपयुक्त समंकों के कारण ऐसा हो जाता है। इस प्रकार से भी समंकों का दुरुपयोग होता है। ये हो गए हमारे 5 कारण। स्क्रीनशॉट लेना इसका। छठा जो कारण है वह बताया गया है कि जो सांख्यिकी जो विधियां होती है हमारी, क्या होती है बच्चों, सांख्यिकी की जो विधियां होती है इन विधियों का गलत प्रयोग कर लेने के कारण भी हमें सूचनाएं गलत, झूठी, भ्रामक प्राप्त हो जाती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे छठा पॉइंट डाल लीजिए बच्चों सभी। छठा पॉइंट क्या बताया गया है? छठा पॉइंट बताया गया है, मैंने कहा कि सांख्यिकी की जो रीतियां हैं कौन कौन सी है? समंकों का संग्रहण करना, निर्वचन करना, क्लास वर्गीकरण करना, उनको बांटना, उनका विश्लेषण करना इत्यादि जो है घटना है ये सब इसी में आती है। तो छठा पॉइंट हमारा है सांख्यिकी विधियों का गलत प्रयोग। सांख्यिकी विधियों का गलत प्रयोग। सांख्यिकी जो विधियां हमारी इन विधियों का गलत प्रयोग कर लेने के कारण भी दुरुपयोग होता है। समंकों के परिणाम गलत आ जाते हैं। जो सांख्यिकी रीतियां बताई गई है, समांतर माध्य, मध्यिका, सहसंबंध, प्रतिचयन आदि जो विधियां बताई गई है इन सभी विधियों का गलत प्रयोग कर लेने के कारण भी समंकों का दुरुपयोग ही होता है। लेकिन कभी कभी सांख्यिकी विधियों सांख्यिकी की विधियों या रीतियों जो विधियां होती है, जो रीतियां होती है, रीतियों, चित्रों, रेखा चित्रों, जो चित्र बने हुए होते हैं, जो रेखा चित्र होते हैं, ये या सहसंबंध होता है, उन सबके मध्य जो सहसंबंध व्यक्त किया जाता है, सहसंबंध आदि के दुरुपयोग से निष्कर्ष भ्रामक होते हैं। दुरुपयोग से निष्कर्ष कैसे होते हैं बच्चों? निष्कर्ष भ्रामक होते हैं। जो निष्कर्ष निकल के आएंगे ये सभी से कैसे होंगे? झूठे व भ्रामक होंगे। जैसे उदाहरण दिया गया है रीतियों में, जैसे माध्य, जैसे माध्य एक रीति है, समांतर माध्य है। अब इस माध्य में मान लो 4 व्यक्तियों की उदाहरण कह सकते हैं, जैसे कुछ व्यक्तियों की औसत आयु के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों की आयु निकालना। यानी किसी हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों की औसत आयु के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों की औसत आयु निकालना।
जैसे किसी की आयु क्या है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, औसत आयु मान लो 50 वर्ष है, 50 वर्ष है, तो गांव के 40 व्यक्तियों की आयु 50 वर्ष नहीं होगी, नहीं होगी। तो यानी सांख्यिकी माध्य की रीति का प्रयोग करने पर ऐसा हो जाता है कि परिणाम कई बार गलत निकल जाते हैं। यहाँ पर केवल एवरेज आयु निकाली गई थी, वह केवल 4 व्यक्तियों की निकाली थी, और गांव में लगभग 40 व्यक्तियों थे, तो 40 व्यक्तियों में इनके आधार पर ये मापन आया है, जो क्या है, ये गलत आया है, झूठा निकल कर आया है। दूसरा लिखिए सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि, अब सहसंबंध विधि में क्या हो जाता है कि सहसंबंध विधि में किसी व्यक्ति के कारण और विचार और परिणाम व्यक्त किए जाते हैं। यदि कारण या परिणामों के बारे में बिना अध्ययन किए रिजल्ट निकाले जाते हैं तो जो परिणाम होंगे वह गलत साबित होंगे, झूठे निकल कर आएंगे। और ये परिणाम झूठे जो होते हैं यह किसी गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं, हमें सूचनाएं गलत दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत चीनी का उत्पादन हो रहा है, और तो चीनी के उत्पादन के आधार पर किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकलन नहीं किया जा सकता है। लिख लीजिए कि सहसंबंधों में इसमें कारण व परिणाम के आधार पर, कारण व परिणाम के आधार पर सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यदि इन्हें किसको, इन दोनों को, यदि इन्हें ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो परिणाम गलत होंगे। जैसे उदाहरण तौर पे कह सकते हैं हम साहब, उदाहरण के तौर पे इतना बता सकते हैं कि जब जैसे तो कोई व्यक्त सूचनाएं होंगी, जैसे किसी क्षेत्र में चीनी के उत्पादन से वहां की जनसंख्या का आकलन करना। यानी किसी जगह चीनी का उत्पादन अधिक हो रहा है, चीनी के उत्पादन में वहां की जनसंख्या का आकलन कर रहे हो, तो यहाँ किसके मध्य में, तो यहाँ चीनी व जनसंख्या में किसी भी प्रकार का सहसंबंध नहीं है। इन दोनों तथ्यों में किसी प्रकार सहसंबंध नहीं है, कोरिलेशन नहीं पाया गया है। किसी क्षेत्र में चीनी के उत्पादन से वहां की जनसंख्या का आकलन करना हो तो यहाँ चीनी व जनसंख्या में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं होगा। कि सहसंबंध जो होता है वह समान प्रकार की वस्तु में होता है, विषयों में होता है। जैसे सांख्यिकी का अर्थशास्त्र के सहसंबंध, सांख्यिकी का गणित के साथ सहसंबंध, सांख्यिकी का अंग्रेजी के साथ सहसंबंध। तो यहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु की मात्रा को पूर्ण कर रही है, और यहाँ पर चीनी व जनसंख्या में दोनों में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं हो। चीनी के प्रति उत्पादन बढ़ा देंगे, जनसंख्या थोड़ी बढ़ेगी, चीनी का उत्पादन कम कर देंगे तो जनसंख्या थोड़ी कम होगी। आंकड़े क्या आएंगे, यहाँ पर गलत व्यक्त किए जाएंगे। एक और लेते हैं सूचकांक।
तीसरी विधि सूचकांक के लिए क्या कहा, सूचकांक के लिए कहा बताया गया कि जो सभी घटना होती है, घटना की हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अधूरी घटनाओं के आधार पर समंक व्यक्त नहीं करने चाहिए, यानी समंकों को अधूरी सूचनाओं के आधार पर व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय, हमें यदि हमें राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करना है, राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की आय के बारे में जानना होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति के आय के बारे में नहीं जाना जाता है तो सूचनाएं गलत प्रकार से प्राप्त होगी। तो लिख लेना इसमें भी कि किसी भी घटना की संपूर्ण जानकारी के लिए उस घटना का संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है। उस घटना का संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे आय का आकलन करने के लिए सभी व्यक्तियों की आय ज्ञात की जानी चाहिए। सभी व्यक्तियों की आय जानना आवश्यक है। यदि नई जानकारी प्राप्त की तो आपकी सूचना क्या हो जाएगी, गलत व्यक्त हो जाएगी। और अंतिम चौथा जो विधि बताई है हमारी प्रतिशत विधि है, तो प्रतिशत विधि के अंतर्गत भी जो सूचनाओं का समंकों का आकलन होगा, गलत तथ्यों के बिना प्रत्येक सूचनाएं भी गलत ही प्राप्त होगी। गलत तथ्यों से प्रतिशत ज्ञात करने पर सूचनाएं भी गलत ही प्राप्त होगी। ये हमारी संपूर्ण चारों विधियां होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। जैसे रीतियों के अंतर्गत माध्य, सहसंबंध, सूचकांक, प्रतिशत। माध्य में बता दिया इस प्रकार से गलत तथ्य प्राप्त हो गए। सहसंबंध में कोरिलेशन बता दिया चीनी जनसंख्या का। सूचकांकों में किसी घटना आय का आकलन के लिए बता दिया। प्रतिशत में यदि गलत तथ्यों के आधार पर आप प्रतिशत ज्ञात कर रहे हो तो भी आपका जो आकलन होगा, रिजल्ट परिणाम आएगा तो वह गलत ही आएगा। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि समंकों का गलत उपयोग किया जाता है। इसके समझना इसका हो गया, सभी का लिख लिया। स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद खत्म। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट देने से आपको ये है कि आगे आने वाले वीडियो के बारे में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। अभी हम केवल बेसिक नॉलेज याद कर रहे हैं, किसकी, सांख्यिकी की। लेकिन कुछ एक दो चैप्टरों का अध्ययन कर लेने के बाद हम प्रैक्टिकल चीजों में आ जाएंगे, जो आपके ज्योग्राफी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और स्टैटिस्टिक्स वाले जो बच्चों का स्टैटिस्टिक्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक थ्योरी समझ में नहीं आती तब तक प्रैक्टिकल को समझना मुश्किल है। तो थ्योरी को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया सभी का। ठीक।